नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज है संडे और संडे के दिन हम लेकर आते हैं संडे कमेंट बॉक्स। संडे कमेंट बॉक्स में हम उत्तर देते हैं आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट में से छांटे गए कुछ कमेंट के जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ कमेंट आज हमने यहाँ पर लिए हैं और हम उनके यहाँ पर उत्तर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट क्या है, प्रतिभा यादव ने, और इन्होंने पूछा है सर आई वांटेड टू आस्क वेदर ए कैंडिडेट हु हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी विल बी एबल टू अप्लाई फॉर टीजीटी वैकेंसीज और नॉट, प्लीज टेल सर। तो देखिए, यूपी टीजीटी में केवल वे ही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किया हो। आप लोगों ने यदि बीटीसी किया है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो जिस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यदि उस विषय में वैकेंसी आती है तो आप वहां पर पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए ना तो बीएड की आवश्यकता होती है और ना ही बीटीसी की आवश्यकता होती है। अगला कमेंट क्या है, अमनदीप कौर ने, और उन्होंने पूछा है सर मैंने बीए ईटीटी एंड एमए हिस्ट्री कर रखी है, क्या मैं एमएड कर सकती हूं? तो देखिए, एमएड वे ही लोग कर सकते हैं जिन्होंने या तो बीए बीएड कर रखा है, बीएससी बीएड कर रखा है, बीएलएड कर रखा है, ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है। इसके अलावा और कोई अभ्यर्थी एमएड नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई सी भी योग्यता है तो आप एमएड कर सकते हैं। अगला कमेंट क्या है, रणवीर सिंह ने, और उन्होंने पूछा है गुड मॉर्निंग सर, मैं मुरादाबाद से हूं, मुझे भी एमएड करना है, आप मुझे बता दें मैं एमजेपीआरयू एमएड एंट्रेंस एग्जाम में कौन सी बुक से तैयारी करना अच्छा रहेगा, प्लीज सर। तो देखिए, यदि आप एमजेपीआरयू का एमएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो आपके बीएड के कंपलसरी पेपर हैं उनकी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा रीजनिंग और जीके की भी तैयारी करनी है। यदि आप चाहें तो अपनी बीएड की पुस्तकों से तैयारी कर सकते हैं और यदि आपको बुक खरीदनी ही है तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं। उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको केवल उन टॉपिक्स की स्टडी करनी है जो आपकी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। अगला कमेंट करने वाली है सोनिका शुक्ला, और इन्होंने पूछा है सर मैंने बीएड प्लस एजुकेशन किया है, नेट के एग्जाम 2020 में अप्लाई किया है, मुझे जॉब के लिए क्या करना चाहिए, क्या अब एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमए एजुकेशन के बाद प्लीज गाइड मी। तो देखिए, जॉब के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका एमए एजुकेशन हो चुका है और आपका बीएड भी हो गया है। ऐसे में आप किसी भी बीटीसी कॉलेज में अप्लाई कर सकती हैं और वहां पर टीचर बन सकती हैं। इसके अलावा यदि आपका एजुकेशन विषय से नेट हो जाता है तो आप बीएड कॉलेज में टीचर बनने के लिए भी योग्य हो जाएंगी। परंतु कुछ बीएड कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो एमए एजुकेशन वालों को अपने यहाँ पर जॉब के लिए नहीं रखते हैं। अब रही बात क्या आप एमएड कर सकती हैं, तो देखिए आपने बीएड किया है और बीएड के आधार पर आप एमएड कर सकती हैं, आपको एमएड में एडमिशन लेने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगला कमेंट करने वाली है प्रियंका सिंह, और इन्होंने पूछा है सर टीजीटी पीजीटी 2016 में सिलेक्ट स्टूडेंट को क्या वेतन मिलेगा? तो देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको 50,000 रुपए से ज्यादा वेतन मिलेगा। डिटेल्ड वेतन के बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला कमेंट क्या है, ओम प्रकाश ने, और उन्होंने पूछा है डीएलएड करने के बाद में स्नातक योग्यता रहने पर किस विश्वविद्यालय से एमएड किया जा सकता है? जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद से पूछने पर यह बताया गया है कि वहां डीएलएड वाले तो एमएड में नामांकन ही नहीं किया जाएगा। तो देखिए, आप बीएचयू से एमएड कर सकते हैं, डीयू से एमएड कर सकते हैं या फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी से भी एमएड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो डीएलएड के बाद में एमएड कराती हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल की एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 वाली प्लेलिस्ट देख लेनी है। उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी के हमने नोटिफिकेशन दिखाए हैं, उनमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर आप डीएलएड के बाद में एमएड कर सकते हैं। यदि आपको उस प्लेलिस्ट में संबंधित यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ना मिले तो आप उस यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस एग्जाम का इंफॉर्मेशन ब्रोशर देख सकते हैं। उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि वहां पर डीएलएड वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगला कमेंट करने वाले हैं अनीस अहमद खान, और इन्होंने पूछा है गुड इवनिंग सर, सीसीएस यूनिवर्सिटी की इस बार मेरिट बन सकती है या एंट्रेंस हो सकता है? तो देखिए, ये सब कुछ भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि वहां पर एंट्रेंस एग्जाम होता है
या फिर मेरिट के बेस पर एडमिशन दिया जा सकता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी द्वारा जो अपना संशोधित इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी किया गया था उसमें यह डिक्लेयर कर दिया गया था कि इस बार एंट्रेंस एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होने की दशा में मेरिट के बेस पर अभ्यर्थियों के एडमिशन हो सकते हैं। अगला कमेंट करने वाले हैं अवधेश कुमार और इन्होंने पूछा है सर एमएड करने के लिए बीएड में थ्योरी में 50% या टोटल का 50% होना चाहिए, प्लीज रिप्लाई सर। तो देखिए जो भी लोग एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो है बीएड की ओवरऑल परसेंटेज देखी जाती है, ना कि ये देखा जाता है कि थ्योरी में उसके कितने परसेंट हैं और प्रैक्टिकल में कितने परसेंट है। ओवरऑल परसेंटेज अगर उसकी 50% या इससे ज्यादा है तो वे लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगला कमेंट क्या है एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स ने और इन्होंने पूछा है सर जी सीसीएस यूनिवर्सिटी एमएड का एंट्रेंस एग्जाम कब है और एमएड की फीस क्या है। तो देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस एग्जाम कब होगा अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो कुछ यहाँ पर अभी परिस्थितियां चल रही हैं उसको देखते हुए तो अभी प्रवेश परीक्षा होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में जो बीएड प्रवेश परीक्षा कराई गई है और इसके अलावा जो बीईओ भर्ती की परीक्षा होने वाली है उन परीक्षाओं की सफलता के आधार पर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य विषयों की प्रवेश परीक्षाएं कब आयोजित की जा सकती हैं। रही बात फीस की तो देखिए यदि आपका एडमिशन सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी एडेड कॉलेज में हो जाता है तो आपको वहां पर 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की मात्र फीस देनी होगी और उसमें आपका एमएड हो जाएगा। परंतु यदि आपको कोई सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मिलता है तो आपको लगभग 1 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी। अगला कमेंट करने वाले हैं दिनेश पटेल और उन्होंने पूछा है सर यूपी में सिलेक्ट क्यों नहीं होता है, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है नेट की परीक्षा जो है वो 2 बार कराई जाती है और मोस्टली जितने भी लोग हैं वो नेट के माध्यम से ही यहाँ पर शिक्षक बन जाते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर नेट के अभ्यर्थी कम होते हैं तो वहां पर सिलेक्ट कराया जाता है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है कि वे अपने राज्य में सिलेक्ट कराते हैं या फिर नहीं कराते हैं। उत्तर प्रदेश में नेट करने वालों की संख्या काफी मात्रा में है इसलिए शायद यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कराया जाता है। अगला कमेंट क्या है सिद्धेश्वरी सिंह ने और इन्होंने पूछा है जूनियर हाई स्कूल की भर्ती में महिलाओं को एज में छूट मिलेगी क्या। तो देखिए जूनियर हाई स्कूल की जो शिक्षक भर्ती की नियमावली आई है उसके अनुसार इस भर्ती में केवल वे ही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी है और अधिकतम आयु यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर इस बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को भी अतिरिक्त छूट दी गई है। तो देखिए यदि आप इनमें से किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रही हैं तो आप 45 वर्ष की आयु तक यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। अन्यथा की दशा में आपकी आयु यदि 40 वर्ष से अधिक है तो आप इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगी। अगला कमेंट क्या है काजू ने और इन्होंने पूछा है एमएड की सारी सीट फुल हो जाती हैं क्या। तो देखिए एमएड की जो सीट्स हैं वो मोस्टली फिल ही हो जाती हैं। जब पहली काउंसलिंग होती है तो पहली काउंसलिंग में एडेड कॉलेजों में जितनी सीट्स होती हैं वे सारी की सारी भर जाती हैं। बहुत ही कम ऐसी संभावना होती है कि एडेड कॉलेज की कोई सीट पहली काउंसलिंग में खाली रहे। उसके बाद में जब दूसरी काउंसलिंग होती है तब भी बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं और दूसरी काउंसलिंग में भी यदि सीट फुल नहीं होती है तो फिर यूनिवर्सिटी द्वारा इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पर आवेदन किया था वे लोग काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और यदि सीट अवेलेबल होती है तो उन लोगों का वहां पर एडमिशन हो जाता है। सीट खाली बचने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगला कमेंट क्या है दीप्ति वर्मा ने और उन्होंने पूछा है सर अगर इंटरव्यू छूट जाए तो दोबारा डेट आती है क्या। तो देखिए यूपी टीजीटी या पीजीटी का यदि आपका इंटरव्यू छूट जाता है तो आपको वहां पर अनुपस्थित मानते हुए विषय का परिणाम घोषित कर दिया जाता है। यहां पर किसी भी अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए दोबारा नहीं बुलाया जाता है। तो देखिए जब भी आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का रिटन एग्जाम क्लियर हो गया हो तो उसके बाद में आप लोगों को जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नजर रखनी चाहिए। यदि आप उस वेबसाइट पर नजर रखते हैं तो सारी की सारी गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी कि किस विषय का इंटरव्यू कब होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू छूट गया है और उन लोगों का अब दोबारा इंटरव्यू कराए जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगला कमेंट क्या है यास्मीन सिद्दीकी ने और इन्होंने पूछा है सर इस बार ऐसा क्यों नेट और जेआरएफ वाले ही क्यों भर सकते हैं। और ये जो कमेंट इन्होंने किया है ये पीएचडी में एडमिशन के संबंध में किया गया है। मोस्टली यूनिवर्सिटी द्वारा जो पीएचडी के इस बार फॉर्म निकाले जा रहे हैं
उसमें केवल एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के ही एडमिशन लिए जा रहे हैं। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के जो एडमिशन होंगे उनमें अभ्यर्थियों को पीएचडी प्रवेश परीक्षा अर्थात पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। जिन लोगों ने जेआरएफ कर रखा है, नेट कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है या फिर कोई अन्य एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से वे लोग बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाएगा। इसका कारण यह है कि इस बार कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, इसलिए जो यूनिवर्सिटियां हैं वे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराना चाहती हैं। वे सभी यूनिवर्सिटियां एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों को अपने यहां पर प्रवेश दे रही हैं। यदि परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो इन यूनिवर्सिटियों में से कुछ यूनिवर्सिटियों द्वारा पुनः एंट्रेंस एग्जाम कराकर फॉर्म निकाले जा सकते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ कमेंट। यदि आपको भी किसी बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।